नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर में यूआईटी को उसी की जमीन वापस दिलाने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता व भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक अग्रवाल को 20 साल की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। मामला अलवर के बुद्ध विहार स्थित लाला चरतुराम चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट का है। न्यास ने वर्ष 2003 में इस ट्रस्ट को 15,000 वर्ग मीटर की जमीन मात्र 11 लाख रुपए में दी। अग्रवाल ने सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज निकलवा कर सरकार को चिताया, तब जाकर इसकी जांच शुरू हुई, लेकिन जांच के बाद भी अधिकारियों ने मामले को लटकाए रखा। अग्रवाल ने बार बार बताया कि जमीन की वर्तमान दर करीब 100 करोड़ रुपए है। जमीन आवंटन में दो तरह से कानून की अवहेलना हुई। इसमें ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट में नहीं होना व आदेश के अनुसार 2 साल में स्कूल बनाकर चालू करना था, परंतु दोनों को आधार मानते हुए नगर विकास न्यास अलवर ने इस जमीन का आवंटन निरस्त करने के आदेश जारी किए। नगर निगम की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर अवरुद्ध नालों को खुलवाकर उनकी सफाई कराई गई। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर बजरंग सिंह चौहान ने बताया कि वार्ड नंबर 15 के खदाना मोहल्ले में क्रॉसिंग तोड़कर नाले की सफाई करवाई, जिसके बाद अब यहां पर बरसाती पानी जमा नहीं होगा। इसके अलावा शिवाजी पार्क कॉलोनी में भी सीवरेज की लगातार शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली से अत्याधुनिक मशीन मंगाई जा रही है। नगर निगम की टीम द्वारा सामान्य चिकित्सालय और कई स्थानों पर सीवर जेट मशीन से सड़क के किनारे भरे पानी को निकलवाया गया। गौरतलब है कि नगर निगम की ओर से बरसाती सीजन को देखते हुए नालों की सफाई हेतु आंतरिक संसाधनों की व्यवस्था की गई, जिसमें 6 जेसीबी और 18 ट्रैक्टर ट्रॉली से सफाई की जा रही है। शहर के हनुमान सर्किल के पास बस से उतरने के दौरान पैर फिसलकर बस की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। परिजन राम अवतार ने बताया कि मृतका किरण देवी 200 फुट रोड सोमनसी कॉलोनी की निवासी थी। किरण देवी जल्दबाजी में गोवर्धन की जगह दिल्ली की बस में बैठ गई, जिन्हें कंडक्टर ने जल्दबाजी में चलती बस से नीचे उतार दिया। इस दौरान उनका एक पैर बस व दूसरा पैर रेलिंग में फंस गया, जिससे किरण देवी की मौत हो गई। मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं बस चालक व परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। क्या कि इनको जाना था गोवर्धन, ये दिल्ली रोड में चढ़ गई तो कंडक्टर चलती बस में पीछे धक्का मारते हैं, उतरो उतरो ऐसे पीछे रेलिंग पैर अटक एक बस में रहेगा। तो इस तरीके से रहने वाली अब तो फिलहाल अलवर रहती थी वो बेटी गोपालगढ़ की है, गंगाओं को भी आई है। अलवर में कहाँ रहती हैं? अलवर 200 फुट रोड सोमनसी कॉलोनी अलवर। सरिस्का से निकला नर बाघ 2303 अब हरियाणा सीमा में घुस गया। सरिस्का व ट्रैकुलाइज टीम लगातार बाघ का पीछा कर रही है। सरिस्का के रेंजर शंकर सिंह ने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे बाघ के पगमार्ग हरियाणा सीमा के झाबुआ गांव की साबी नदी के निकट मिले। 15 अगस्त को यह बाघ पहले मुंडावर के दरबारपुर में गया, जहां इसने 5 लोगों पर हमला किया था। इसके बाद हरियाणा के झाबुआ गांव में इसके पगमार्ग मिले। टीम लगातार इस बाघ का पीछा कर रही है। जैसे ही ये कंफर्टेबल स्थिति में होगा, इसे ट्रैकुलाइज किया जाएगा। अभी इस टाइगर का मूवमेंट यहाँ पे हरियाणा में यहाँ पे झाबुआ यहाँ पे दिखा गया है और इसके पग मार्क्स यहाँ पे आए हैं और आगे की तरफ ये एक्सपेक्टेड जो हमारी टीम ने देखा है सरिस्का की, तो ये कि यहाँ पे भीड़ है वहाँ लगभग 700 हेक्टेयर का, वहाँ पे गया है। ट्रैंकुलाइजेशन का जहाँ तक सवाल है, जब तक वो एनिमल पूरी तरह साइट नहीं होता है, कंफर्टेबल स्टेज में नहीं होता, तब तक उसको ट्रैंकुलाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। इस टाइगर के साथ ये है कि इसका मूवमेंट रात्रि को होता है और मूवमेंट होने के बाद ये अपने आप को हाइड कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे फसल काफ़ी है और काफ़ी वो गांव के बीच में है, तो ये अपने जो रफ्तार से ये भीड़ की तरफ गया है। जब ये कंफर्टेबल स्टेज में आता है, किसी किलके के पास रहेगा, तब एनटीसीए प्रोटोकॉल के फॉलो करते हुए इसको ट्रैंकुलाइज करना पॉसिबल हो पाएगा। जो फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, तो इसका जो मूवमेंट है लगातार जारी है? इसका मूवमेंट लगातार जारी है। इसका मतलब ये क्या, एनिमल एक्टिव है, अलर्ट और एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि डल हो। और ये मूवमेंट, ये अच्छा मूवमेंट है। ये एक नॉर्मल जो टाइगर का मूवमेंट होता है वो टाइगर मूवमेंट कर रहा है। टाइगर 15 तारीख को हमें इसकी लोकेशन यहाँ मुंडावर तहसील जो क्षेत्र है वहाँ मिली थी। उसके बाद से कंटिन्यू टीम इसका सर्च ऑपरेशन कर रही है और इसका मूवमेंट को ट्रेस करती हुई आगे बढ़ रही है।
जो बाग है मुंडावर क्षेत्र के दरबारपुर गांव में और जाट बागोल उस एरिया में था। कल रात को इसका मूवमेंट हरियाणा क्षेत्र में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, जिसकी हमें सुबह इसकी ट्रैक करवाया तो ये हरियाणा के झाबुआ जो एरिया है इसमें पहुंच चुका है। और इसका जो लास्ट हमने जो ट्रैक किया है तो खेतों में होता हुआ है। झाबुआ का बीड़ एक एरिया है रिजर्व फॉरेस्ट का। पूर्व में भी ये जब निकला था तो इसी क्षेत्र से आया था, जब हरियाणा पूरा पहुंचा था ये? तो ये जो पहले निकला था इसका रूट अलग था, ये कोट कासिम और कुसखेड़ा होता हुआ उधर से ये उधर आया था। क्या अभी अनुमान माना जा रहा है क्या? अभी इसके लिए सारी टीम प्रयासरत है। जैसे भी इसका कोई सही लोकेशन या सही मूवमेंट मिलता है तो इसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए हमारे डॉक्टर साहब वगैरह सारी टीम हमारे साथ है। तो जैसे इसका सही जगह हमें लोकेट हो जाएगा जहाँ संभावित पूरी तरह से ट्रैंकुलाइज करने की होंगी तो इसको ट्रैंकुलाइज करने की प्रयास। अभी आपके साथ यहाँ कैंप किए हुए हैं? अभी करीब हमारे पास 20 स्टाफ यहाँ कैंप किया हुआ है जो अलग अलग उनको मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग एरिया में सर्च करते हैं और गाँव विलेजर्स को अवेयरनेस के लिए भी सजग करते हैं कि खेतों में सावधानी से। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या 3 नरेश सिंह ने पति की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए महिला को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपए के अर्थदंड से महिला को दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय सौगत ने बताया कि शहर के गणेश गुआड़ी बुद्ध विहार निवासी पूनम का किसी बात को लेकर अपने पति पूरन जाटव से झगड़ा हो गया था। इस दौरान पूनम ने अपने पति पूरन के सिर पर बेसबॉल के डंडे से वार कर दिया, जिससे पूरन की मौत हो गई। प्रकरण में पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने पहले मामले की सुनवाई पूरी कर महिला पूनम को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। पूनम नाम की महिला, ये करण जाटव है, दिल्ली दरवाजा का रहने वाला था। उसके साथ ये बतौर पति पत्नी के तरह बुद्ध विहार गणेश गुआड़ी में किराए पर रहते थे। ये मजदूरी करता था। इसी बात को लेकर इनमें विवाद हुआ तो पत्नी जो पूनम जाटव मुलजिम है, इसने क्या कि बेसबॉल के डंडे से सर पे मारी, करण के सर पे मारी, जिससे क्या है कि उसके गंभीर चोट आई और उसकी डेथ हो गई। पुलिस इस घटना की दयावती जो मृतक की मां है उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसमें अनुसंधान अधिकारी श्री हरि सिंह जी और रामजीलाल मीणा जी ने बाद अनुसंधान इस चालान पेश किया कोर्ट में और कोर्ट ने पूरी सुनवाई होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह कुल हमारी तरफ से पेश किए गए, 46 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की बात को सही साबित माना और मुलजिमा को आज आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। कितने साल पुराना प्रकरण है? ये 2021 का है, घटना 25 है 2021 की। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के ठहरा गांव की बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में देर रात चोरों ने खिड़की को तोड़कर तिजोरी को ग्लैंडर से काट करीब 1,70,500 रुपए चोरी कर लिए। जानकारी के अनुसार चोरों ने सबसे पहले ग्राइंडर से जंगला काटा, फिर अंदर घुसे, तिजोरी को ग्लैंडर से काट उसमें रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा चोरों ने बैंक में रखी फाइलों से भी छेड़छाड़ की। जाते वक्त चोर कैमरे की डीवीआर भी ले गए। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाहपुर डेरा शाखा है। एक खिड़की तोड़ काट के इनके शरीयत काट के अंदर घुसे हैं और फिर कैश सेफ काट के उसमें से नकदी 1,70,500 रुपए और नाम से कैमरों की डीवीआर सीसीटीवी की ये लेके। आज सुबह करीबन 8 साढ़े 8 बजे सरपंच डेरा ने सूचना दी थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो डेरा में है उसमें चोरी हो गई, जिस पर बैंक के प्रतिनिधियों को फोन करके बैंक वालों को बुलाया, मैनेजर को। और तो कल रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति बैंक की खिड़की तोड़ के अंदर घुसे और उसके सेफ तिजोरी में रखे हुए 1,70,000 रुपये चोरी करके। फुटेज तो डीवीआर ही ले लिए, तो फुटेज तो बस रात को डीओ से बात की थी तो डीओ ने करीब 3-4 राउंड लगाए, लेकिन क्योंकि बैंक के सामने वो लाइट उन्होंने तोड़ दी थी तो अंधेरा हो गया, इसलिए गाड़ी को आते जाते किसी को नजर नहीं।
रक्षाबंधन सोमवार को मनाया जाएगा। इसके चलते बाजारों में राखी की बिक्री परवान पर है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए मनपसंद राखियां खरीद रही हैं। साथ ही गिफ्ट और पूजन की थाली भी बहनों को भा रही है। शहर के होप सर्कस, काशीराम चौराहा, घंटाघर पर राखी की दुकानें सजी हैं। फैंसी और डिजाइनर राखियों के सैकड़ों डिजाइन मार्केट में उपलब्ध हैं जो बहनों को लुभा रहे हैं। इस बार फैंसी राखियों की डिमांड है, लेकिन गोटा पत्ती वर्ग की राखियों की अलग ही डिमांड है, उनका अलग ही बाजार है। धार्मिक लोगों के लिए जय श्री श्याम, जय हनुमान, ओम स्वास्तिक, गणेश आदि की राखी आई हैं। वहीं बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर, म्यूजिकल, लाइट वेट टॉयज राखियों की खासी डिमांड है। मेरे पास अंजलि राखी है, अनिल राखी है, आपके मैंने मैं की राखी लगाई है और ओम राखी भी लगाता हूँ मैं। सब तरह की राखी है मेरे पास में। 5 रुपये से लेके नहीं 200 रुपये तक की राखी। कहाँ से लाते हैं माल? अलवर के अलवर से लेते हैं, तब यहीं बेच देते हैं। रामगढ़ में बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर भारत सरकार की ओर से उचित कदम उठाने की मांग को लेकर सर्व समाज ने आक्रोश रैली निकाल तहसीलदार विनोद शर्मा को प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। आक्रोश रैली नारेबाजी करते हुए कस्बे के पंडित भवानी सहाय चौक से शुरू होकर चौपड़ होते हुए तहसील परिसर पर जाकर संपन्न हुई, जहां एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि 5 अगस्त से बांग्लादेश में हिंदुओं पर नरसंहार किए जा रहे हैं, महिलाओं से बर्बरता की जा रही है, हिंदुओं के मकान दुकानों को लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बाहर से आने वाले हिंदू शरणार्थियों की कट ऑफ लाइन खत्म कर नई कट ऑफ लाइन जारी करे, जिससे उन्हें ज़्यादा दिनों तक नागरिकता का इंतजार न करना पड़े। भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की हर संभव सहायता करे, जिससे वहां रहने वाले हिंदुओं को ऐसा ना लगे कि उनके साथ कोई नहीं है। आज हमने राजगढ़ सनातन सभा की तरफ से एक आक्रोश रैली का आयोजन किया है। इसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज ने बिना किसी जाति भेद के और एकत्रित होकर हमको उत्साहित किया है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी इस विषय को बांग्लादेश पर होने वाले अत्याचारों पर विशेष ध्यान दें और वहाँ से जो विदेशों से शरणार्थी हिंदू शरणार्थी आते हैं उनकी कट ऑफ लाइन 2014 को खत्म करके दूसरी कट ऑफ लाइन बने, जिससे कि उनको अधिक दिनों तक नागरिकता का इंतजार न करना पड़े और वहाँ पर सभी प्रकार की सावधान सहायता, सेवा सहायता बांग्लादेश में पहुँचाई जा सके। इसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के हिंदुओं को ये नहीं लगे कि दुनिया में हमारा कोई संगी साथी नहीं है, हम भारत के हिंदू। इसके लिए आज आपने क्या किया? साथ पूरी तरह साथ हैं। नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने मिशन सच नेटवर्क से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बने 8 महीने बीत चुके, लेकिन अभी तक निगम की सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। अलवर शहर में 4 बार लगातार भाजपा के विधायक हैं और जिले में लगातार 3 बार भाजपा से ही सांसद हैं, फिर भी जनता त्रस्त है। जूली ने कहा बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार उदयपुर सहित पूरे प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगाने में विफल रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ शासन प्रशासन जो चल रहा है और विशेष रूप से अलवर शहर की गंदगी की हम बात करें, लगातार अभी न्यूज़पेपर में भी आप देख रहे होंगे, लगातार इसकी पूरी तह तक ये लोग गए हैं और एक एक चीज़ जनता के सामने लेके आए हैं। आज यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, भाजपा का बोर्ड है, भाजपा का मंत्री राजस्थान सरकार में, भाजपा का मंत्री भारत सरकार के अंदर है। इतना सब होने के बावजूद भी और ये भी नहीं कोई नई बात है, आज सरकार को बने हुए भी 8 महीने हो चुके हैं और यहाँ तो लगातार बीजेपी का ही विधायक है। 4थी बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीता है, 3री बार बीजेपी का सांसद जीता है। तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है लोगों की? कमी है इच्छा शक्ति की, काम करने की इच्छा नहीं है। और आज जो हालात जिस प्रकार से बिगड़े हैं, अलवर ही नहीं क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर इतनी अच्छी बरसात हुई थी, कोई वाटर हार्वेस्टिंग का कोई काम किया नहीं गया, बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं की गई, कई जाने इस आपदा के अंदर लोगों की चली गई, कोई संभालने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। ये स्थिति यहाँ सरकार की रही है।
साथ ही साथ कानून व्यवस्था की बात करें, उदयपुर के अंदर जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, वहाँ उदयपुर को बंद किया हुआ है, इंटरनेट बंद है। आप देखेंगे जयपुर के अंदर हालात गंभीर हैं और महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, आम जन पे जिस प्रकार से चोरी, लूट, डकैती, साइबर क्राइम की घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार कोई काम ही नहीं करना चाहती और हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। जनता ने जो मौका दिया है तो जनता की सेवा करने का काम सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, ये सरकार नहीं कर। शहर में श्री महाराणा प्रताप समिति के द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर 26 अगस्त को 8वीं दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा व प्रेम सिंह राजावत ने बताया, समिति द्वारा इस वर्ष दही हांडी को भव्य व रोमांचक बनाने के लिए विजेता टीमों को तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ के द्वारा 51,000 रुपये, 31,000 रुपये व 21,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में प्रतिभागी टीमों को 18 फीट की ऊंचाई पर दही हांडी फोड़नी होगी। प्रथम चरण में सबसे कम समय में हांडी फोड़ने वाली 6 टीमों को द्वितीय चरण में 24 फीट की ऊंचाई पर दही हांडी फोड़नी होगी और इन्हीं 6 टीमों में से प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेता टीमों का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। हमारे इस देश में और वैसे सृष्टि और ब्रह्मांड में कुल 24 अवतार हुए हैं। उनमें से मुख्य 10 और 10 में भी मुख्य 2 रघुनाथ जी भगवान श्री राम और योगेश्वर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी, अष्टमी को जब उनका जन्म हुआ रात्रि को, उस संदर्भ में वो अंग्रेजी तारीख से 26 अगस्त को पड़ रही। उस दिन जन्माष्टमी को हम अलवर में, शुरुआत में महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई में हुआ, लेकिन अब पूरे देश में थोड़ा थोड़ा मनने लगा। अलवर का जन्माष्टमी कार्यक्रम भी बहुत अच्छे ढंग से, विशाल पैमाने पर, बहुत उत्साह से राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। वो कार्यक्रम है दही हांडी कार्यक्रम, और वो हमारा अलवर का पुरजन विहार, पूर्व नाम कंपनी बाग में होता है। रात्रि को 8 बजे प्रारंभ होकर और रात को लगभग 12:30-1 बजे तक चलता है। हजारों लोग इसमें दर्शक होते हैं, संख्या का कोई अनुमान नहीं। इस कार्यक्रम को मैं मूल रूप में अगर लेकर के जाऊं तो 8वीं दही हांडी प्रतियोगिता बड़े उत्साह के साथ शहर में राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, जो अलवर के कंपनी बाग में की जाएगी, जैसा कि भाई साहब ने भी बताया। अभी इस विषय को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसा इस बार इस दही हांडी प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी भाग लेंगे, जो प्रथम चरण में जो टीम खेलेंगी वो 18 फीट पर खेलेंगी, और 18 फीट पर खेलने के बाद में जिन टीमों में से जो क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो सबसे कम समय में खेलेंगी, वह टीमें द्वितीय चरण में खेलेंगी। द्वितीय चरण में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार जो है 51,000 है, द्वितीय पुरस्कार जो है वह है 31,000 और तृतीय पुरस्कार है वह 21,000। और इस कार्यक्रम में जो हम सब सांस्कृतिक जो आयोजन है, जिसमें शहर की प्रतिभाएं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं, और शहर के जनप्रतिनिधिगण, शहर के संत, जिले भर से युवा इसमें एकत्रित होते हैं और भाग लेते हैं। रामगढ़ के बीजवा गांव में खेत में लकड़ी लेने गई एक महिला को सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन महिला को रामगढ़ के अस्पताल लेकर आए, जहां से महिला को हायर सेंटर अलवर रेफर कर दिया। परिजन अकरम ने बताया, संजीता खेत पर लकड़ी लेने गई हुई थी। इस दौरान लकड़ी के गट्ठर को उठाते समय एक सांप ने संजीता को काट लिया, जिसके बाद संजीता की तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में संजीता को लेकर रामगढ़ अस्पताल लेकर आए, वहां से प्राथमिक उपचार के बाद संजीता को अलवर रेफर कर दिया। फिलहाल संजीता की तबीयत में सुधार है। संजीदा है इसका नाम, बीजवा के रहने वाले हैं, रामगढ़ के पास में, तहसील इनका रामगढ़ लगता है। तो ये लकड़ी लेने के लिए गई थी, तो जब वहाँ से झुंडे में से जून काट रही थी, तब इसको सांप ने काटा।
7 दिन पहले पुल से गिरकर मौत होने पर युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसके बाद जीआरपी थाना पुलिस ने अज्ञात मृत युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाया। जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल सत्येंद्र ने बताया कि 12 अगस्त को एक युवक की रेलवे पुल से नीचे गिरकर मौत हो गई थी, जिसके शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर शव की शिनाख्त के प्रयास किए। कई दिन बीतने पर सफलता न मिलने पर जीआरपी पुलिस ने मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाया। सत्येंद्र ने बताया कि युवक की उम्र करीब 35 वर्ष के आसपास थी, जिसने भगवा रंग की टी शर्ट व शॉर्ट्स पहना हुआ था। दिनांक 12/8/2024 को एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन अलवर के ओवरब्रिज से गिरकर मजरूब हो गया था, जिसको इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौरान अस्पताल उसकी मृत्यु हो गई, जिसके वारसान की तलाश की गई, किंतु अभी तक वारसान की पता से नहीं चल सकी है, जिसके वारसान की तलाश जारी है। मृतक कहाँ का रहने वाला था, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, जिसकी उम्र करीब 35 साल के करीब है। क्या पहना था मृतक ने? जिसने भगवा रंग का टी शर्ट और चड्ढा, जिस टी शर्ट पर बम भोले लिखा हुआ है। कोई नाम पता लगा? नहीं, उसके कोई नाम पता मिले हुए ना, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है, जिसके बारे में तलाश जारी है। अलवर के अरावली विहार थाना अंतर्गत सोनावा की डूंगरी क्षेत्र इलाके में एक 30 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के भाई रविंद्र ने बताया कि मृतक प्रेम सिंह 3 भाइयों में सबसे छोटा था, जो ड्राइवरी करता था। 4 साल पहले हमारे पिता व 8 साल पहले मां की मौत हो गई थी। घटना के वक्त प्रेम सिंह घर पर अकेला था, जिसने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। थाना पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मृतक प्रेम सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। मृतक का नाम प्रेम सिंह है और मेरा छोटा भाई। हम 3 भाई हैं, निवासी हम सोनावा के रहने वाले हैं। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें पता। क्या सूचना लगी आपको? हमें ये लगे कि तुम्हारा भाई फांसी लगा लिए और वो हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ खत्म था। आप कहाँ रहते हैं? मैं गाजियाबाद रहता हूँ। आपके छोटा भाई? वो दिल्ली रहता है। ये सबसे छोटा भाई था? ये सबसे छोटा। क्या काम करते थे? ये ड्राइवरी करता था। कितनी उम्र थी इनकी? कम से कम 30 साल। कोई मौत कारण को पता नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। अंचल प्रशिक्षण प्रमुख धर्मवीर सैनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एकल अभियान की ओर से रक्षाबंधन का त्योहार पुलिस थाना नौगांवा में मनाया गया। सैनी ने बताया, जो लोग देश की आंतरिक सुरक्षा, शांति व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई व्यवस्था में अपने परिवारों से मीलों दूर रहकर इन कार्यों में सेवाएं दे रहे हैं और हमारी सेवाएं बाधित ना हो, इसलिए वह त्योहारों पर भी घर नहीं जा पा रहे। हमने उनकी भावनाओं की चिंता की। उसे व्यक्त करते हुए सभी पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें एकल अभियान के अंतर्गत चल रहे कार्यों के बारे में अवगत कराया। नौगांवा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने समाज और देश हित में किए जा रहे एकल अभियान के कार्यों की सराहना की। आज एकल अभियान अंचल अलवर के संच नौगांवा के पुलिस थाना में रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया। एकल अभियान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन का त्यौहार हर पुलिस थाना, पुलिस चौकी एवं स्वास्थ्य केंद्र पर मना रहा है। हमारा उद्देश्य है कि जो पुलिसकर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी अपने परिवारों से मीलों दूर रहते हैं और हमारी सुरक्षा में वो घर भी नहीं जा पाते हैं, तो हम संगठन की बहनों के द्वारा उन सभी पुलिस थानों पर जाकर पुलिसकर्मी भाइयों को राखी बांधते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और अपने मान सम्मान की जिम्मेदारी उन्हें सौंपते हैं। बड़ौदा में कस्बे में श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय में श्री शांतिनाथ महामंडल विद्यान व श्री आदिनाथ भगवान को रजत सिंहासन पर विराजमान करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तीनों वेदियों पर सुबह श्री जी का नृत्य अभिषेक पूजा अर्चना की गई। सोमवार को जैन धर्म के 11वें तीर्थकर श्री श्रेयांसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर शास्त्री जी के निर्देशन में पुण्यार्जक श्री चंद्रभान जी राजकुमार जैन समस्त परिवार द्वारा श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय व श्री चंद्रप्रभु जिनालय में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा एवं पुण्यार्जक श्री मनोज कुमार जी निर्मल कुमार जी जैन समस्त परिवार द्वारा श्री शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन होगा।
रविवार को श्री विश्वनाथ जिनालय में श्री शांतिनाथ महामंडल विधान एवं भगवान आदिनाथ का रजत सिंहासन पर विराजमान करने का कार्यक्रम श्री नितेश भैया जी के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर समस्त भगवानों का अभिषेक पूजन शांति धारा की गई। इस रजत सिंहासन के पूर्णाचार्य परिवार श्री चंद्रभांजी राजकुमार जी जैन रहे और कल श्री शांतिनाथ मंडल विधान का आयोजन निर्मल कुमार जी और मनोज कुमार जैन जी की तरफ से किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों की। रक्षाबंधन पर प्रदेश में महिलाएं 19 अगस्त की रात 12 बजे से 24 घंटे तक रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की घोषणा की। सोमवार रात 12 बजे के बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी कैटेगरी की बसों में महिलाओं व बालिकाओं के लिए निःशुल्क सेवा शुरू हो जाएंगी। फ्री यात्रा की सुविधा AC, वोल्वो और ऑल इंडिया परमिट की बसों में लागू नहीं होंगी। जयपुर के मोनी लेक और CK बिरला समेत राजस्थान के 100 से ज्यादा हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। रविवार सुबह करीब 8:30 बजे आए मेल ने हॉस्पिटल प्रबंधन को चिंता में डाल दिया। मेल में लिखा कि हॉस्पिटल के बेड के नीचे और बाथरूम के अंदर बम है। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। हर तरफ खून ही खून होगा। मेल करने वाले ने खुद की पहचान लखा आतंकवादी चिंग और कल्टिस्ट के रूप में उजागर की। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यूनिफॉर्म या सेक्युलर सिविल कोड मुसलमानों को मंजूर नहीं। वे शरिया कानून से कभी समझौता नहीं करेंगे। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का धार्मिक पर्सनल कानूनों को सांप्रदायिक कहना आपत्तिजनक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने कहा कि मोदी ने जानबूझकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह सेक्युलर सिविल कोड का इस्तेमाल किया। PM देश को गुमराह कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही फिरोजपुर से गुरुदेव सिंह नाम के युवक को गिरफ्तार किया, जबकि उसके बताए 2 अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। पुलिस के अनुसार अमृतसर एयरपोर्ट को यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई। ईमेल अमृतसर एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजा गया था। ईमेल में आरोपी ने एयरपोर्ट में कई जगहों पर कुल 6 बम लगाने का दावा किया था। आरोपियों ने कहा कि उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, नहीं तो वे एयरपोर्ट को बम से उड़ा देंगे। ईमेल में दी गई जानकारी को अमृतसर पुलिस के साथ शेयर किया गया। अब बात करते हैं अर्थ जगत की ओर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने ब्राजील में अपना कामकाज बंद कर दिया। कंपनी के CEO एलोन मस्क ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट के सेंसरशिप ऑर्डर को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ब्राजील के लोगों के लिए X की सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। मस्क ने X पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अलेक्जेंडर डी मोरेस के सीक्रेट सेंसरशिप और प्राइवेट जानकारी सौंपने की मांगों के कारण ब्राजील में X ऑफिस बंद करने का फैसला लिया है। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। विनेश फोगाट ने रेसलिंग से संन्यास वापसी के संकेत दिए। पैतृक गांव बलाली पहुंचने पर विनेश ने संन्यास के सवाल पर कहा कि जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती थी या छोड़ दिया, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। आज के प्यार से मुझे बहुत हिम्मत मिली। 100 ग्राम बड़े वजन से पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश ने संन्यास का ऐलान किया था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले 8 हफ्ते का ब्रेक लिया। वे सीरीज के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं। 31 साल के गेंदबाज कमिंस ने कहा कि ब्रेक से वापस आने वाला हर व्यक्ति तरोताज़ा होता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद से लगातार गेंदबाजी करने के कारण बॉडी को रिकवर करने के लिए 7 से 8 हफ्तों के समय की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 22 नवंबर से शुरू हो रही है। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। लंदन में एयर इंडिया की एक महिला क्रू सदस्य पर हमला हुआ। महिला हीथ्रो के रेडिसन होटल में ठहरी हुई थी। रात करीब 1:30 पर एक शख्स उसके कमरे में घुस गया। उसने एयर होस्टेस पर कपड़े टांगने वाले हैंगर से हमला किया। इसके बाद उसने खींचते हुए महिला को बेड से जमीन पर उतार दिया। पीड़िता दरवाजे की तरफ जाने लगी। इस दौरान
उसके चीखने पर आसपास के कमरे में ठहरे क्रू सदस्य वहां पहुंचे। उन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया। महिला फिलहाल भारत लौट चुकी है, जहां उसकी काउंसलिंग की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।